का ये फर्ज माना गया है कि वो अपने पास उपलब्ध संसाधनों के जरिए लोगों को रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। बेरोजगार, वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम या बीमार लोगों को सहायता पहुंचाई जाएगी। अनुच्छेद 42 और 43 में सरकार का दायित्व माना गया है कि वो लोगों को जिंदगी चलाने लायक आमदनी, मानवीय हालात में काम करने की सुविधा जैसी बातें उपलब्ध कराएगी। महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। लोगों का जीवन स्तर इस तरह बनाने की कोशिश की जाएगी कि वो जीवन का आनंद ले सकें, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। अनुच्छेद 44 में सरकारों से ये अपेक्षा की गई है कि वो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 1994 के एसआर बोमई फैसले में सरकार से ये कह चुका है कि अब अनुच्छेद 44 के तहत काम करने का समय आ गया है। संविधान निर्माताओं की इस भावना को ठंडे बस्ते में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर किसी सरकार ने कानून में बदलाव करने की कोशिश नहीं की है। अगर एक देश है तो उसका कानून भी एक होना चाहिए। एक देश में रहने वाले आदमियों, जो व्यक्ति हैं, जो सिटीजन्स हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो उस पर वही कानून लागू होना चाहिए जो उस देश के दूसरे भाग के व्यक्ति पर लागू होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक देश में दो कानून लागू हो। अनुच्छेद 45 शुरू में 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की नीति बनाए जाने की बात करता था। अब इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया है। ऐसे में अनुच्छेद 45 में संशोधन करके ये लिखा गया है कि सरकार 6 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर विशेष ध्यान देगी। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति और दूसरे कमजोर तबकों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार से विशेष कदम उठाए जाने की उम्मीद करता है। अनुच्छेद 47 लोगों के खान पान में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाने, उनका जीवन स्तर सुधारने और स्वास्थ्य की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की उम्मीद सरकार से करता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के विकास की अपेक्षा सरकार से की गई है। साथ ही गौहत्या पर निषेध करने की उम्मीद सरकार से की गई है। इसी नीति निदेशक सिद्धांत के तहत तमाम राज्यों ने गौहत्या निषेध कानून बना रखे हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा की उम्मीद सरकार से करता है, जबकि 50 न्यायपालिका को सरकार के दखल से मुक्त रखने की बात कहता है। अनुच्छेद 51 में केंद्र सरकार से उम्मीद की गई है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाएगी, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करेगी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत के जरिए समाधान करने की कोशिश करेगी। संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन क्या हमारे पास सिर्फ अधिकार ही हैं, कर्तव्य नहीं? कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाने को लेकर लंबी बहस हुई। संविधान के निर्माण के दौरान कई नेता कर्तव्यों का भी उल्लेख उसमें किए जाने के पक्ष में थे। खुद महात्मा गांधी ने कहा था, अधिकारों का जन्म कर्तव्य से होता है। मेरी मां निरक्षर थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने मुझे बताया कि अगर सब लोग अपने फर्ज को निभाएं, तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा खुद ही हो जाएगी। इस भावना के बावजूद शुरू में कर्तव्यों को संविधान में अलग से जगह नहीं मिली। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत दर्ज मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भले ही शुरू में कर्तव्यों का जिक्र संविधान में नहीं किया गया, लेकिन हर मौलिक अधिकार की जो सीमा तय की गई है वो भी अपने आप में कर्तव्य ही है।
सीमाएं हमें बताती हैं कि हम मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त किसी और के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, देश के कायदे कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। अब बात अनुच्छेद 51A में लिखे 11 मौलिक कर्तव्यों की। पहला, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये हर नागरिक के लिए पहला और सबसे बड़ा दायित्व माना गया है। इसे जोड़ते वक्त यही भावना थी कि जिस संविधान से ये पूरा देश संचालित हो रहा है, उसके प्रति नागरिक के मन में सम्मान हो। वो भारत की संवैधानिक संस्थाओं, देश के झंडे और राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करे। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से नागरिक प्रेरणा लें, उनका पालन करें। यानी जिन भावनाओं के चलते हमारे पूर्वज देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की, उन आदर्शों से हम भी प्रेरणा लेते रहें। तीसरा, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। हर नागरिक ऐसा कुछ भी ना करे जिससे देश की एकता या अखंडता को असर पड़ता हो। नागरिक अपनी व्यक्तिगत क्षमता के मुताबिक भी देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने का प्रयास करें। चौथा, देश की रक्षा करना। जरूरत पड़ने पर जब कहा जाए तब राष्ट्रीय सेवा के लिए खुद को समर्पित करना। हर नागरिक का दायित्व है कि आपात स्थिति में या युद्ध की स्थिति में देश की सेवा से पीछे ना हटे। इस दौरान उसे जो भूमिका दी जाए उसका पालन करे। पांचवां, भारत के सभी नागरिकों में भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देना। धर्म, क्षेत्र, भाषा जैसी बातों से परे हर नागरिक को अपना साथी समझना और उससे अच्छा बर्ताव करना। महिलाओं के लिए अपमानजनक या भेदभाव करने वाली कुप्रथा का त्याग करना। छठा, भारत की महान संस्कृति और साझा विरासत को सम्मान की नजर से देखना, उसके संरक्षण का प्रयास करना। सातवां, प्रकृति की रक्षा। जंगल, तालाब, नदियों और वन जीवन के लिए आदर का भाव रखना, उन्हें बचाने की कोशिश करना, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना। आठवां, जीवन में वैज्ञानिक नजरिया अपनाना, सामाजिक सुधारों के प्रति सकारात्मक रहना। यानी हर नागरिक से यह उम्मीद की गई है कि वो अंधविश्वास से दूर रहेगा, समाज के हर व्यक्ति के जीवन में सुधार के प्रयास का समर्थन करेगा। नवा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, हिंसा से दूर रहना। 10वां, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हों वहां बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश करना ताकि व्यक्तिगत तरक्की के साथ समाज और राष्ट्र को भी प्रगति के रास्ते पर बढ़ाया जा सके। 11वां, माता पिता या अभिभावक 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित न रखें। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में पहले थे नहीं। इमरजेंसी के तहत 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये संविधान में जोड़े गए हैं। इसके तहत एक आदर्श नागरिक क्या क्या करना चाहिए वो उसके बारे में लिखा गया है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हो कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। अगर ध्यान से देखें तो ये तमाम मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें साधारण जीवन में भी हर नागरिक के लिए आदर्श माना जाता रहा है। बस संविधान में औपचारिक जगह 1976 में मिली। इससे पहले संविधान में नागरिकों के अधिकार तो लिखे गए थे, सरकार कैसे काम करेगी इसके लिए नीति निदेशक तत्व भी रखे गए थे, लेकिन नागरिकों के फर्ज क्या है इनका जिक्र नहीं था। ध्यान से देखा जाए तो लगभग सभी कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कानून अस्तित्व में है। जैसे अगर कोई राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का निरादर करता है, उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत दंड दिया जा सकता है।
मूल कर्तव्य का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति आपका एक कर्ज है, एक फर्ज है। उस फर्ज को अपने काम के द्वारा पूरा करें। यह कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें दो तरह की बातें हैं। एक, जब इस देश का कानून आप तोड़ते हैं, देश के झंडे का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान, इसके लिए आप दंडित हो सकते हैं। कुछ बातों के लिए दंड नहीं है, लेकिन उनका नैतिक महत्व है। भारत के संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग रखे: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान सीरीज में हम तीनों अंगों पर बात करेंगे। शुरुआत कार्यपालिका से। कार्यपालिका को सरल शब्दों में सरकार भी कह सकते हैं, यानी व्यवस्था का वो हिस्सा जो असल में उसे चला रहा है। कार्यपालिका के अहम हिस्से हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। पहले बात राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का पद देश का सबसे ऊंचा और सम्मानित पद है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। सरकार की सारी शक्तियां उनमें निहित हैं। सारे आदेश उनकी तरफ से ही जारी किए जाते हैं। वो अपने मातहत अधिकारियों के जरिए शासन करते हैं। राष्ट्रपति सेना के सुप्रीम कमांडर हैं। वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। संसद का सत्र उनके आदेश पर बुलाया जाता है। कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद या किसी पार्टी को बहुमत न होने की स्थिति में लोकसभा को भंग करने का आदेश भी राष्ट्रपति जारी करते हैं। संसद से पास कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून कहलाता है। कुछ विधेयक तो ऐसे हैं जो उनकी मंजूरी के बिना संसद में पेश ही नहीं हो सकते, जैसे वित्त विधेयक। राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान के अनुसार एक संवैधानिक हेड का, संवैधानिक मुखिया का पद है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय से काम करता है। लेकिन संविधान में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का माना गया है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकते हैं। मतलब जब संसद कोई कानून पारित करने की स्थिति में न हो और कोई कदम उठाने की तुरंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करते हैं। इसका दर्जा कानून के बराबर होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है। तय समय सीमा के भीतर अध्यादेश को संसद से पास करवाना जरूरी है। फांसी या कोई और सजा पा चुके लोगों को माफी का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। माफी की अर्जी पर राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ये जरूर देख सकती है कि राष्ट्रपति ने फैसला लेते वक्त सभी तथ्यों को देखा या नहीं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी हैं। अनुच्छेद 352 के तहत वो पूरे देश या किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई हो तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहां की सरकार को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों पर चर्चा के बाद ये समझ लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख का तो है, लेकिन असली शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास हैं। अनुच्छेद 74 ये साफ कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करते हैं, यानी अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे विषय हैं जहां राष्ट्रपति खुद फैसला लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त करना है, ये फैसला राष्ट्रपति अपने विवेक से लेते हैं। अगर किसी पार्टी को साफ बहुमत न मिला हो तो राष्ट्रपति देखते हैं कि कौन सा नेता ऐसा है जिसे लोकसभा में
बहुमत का समर्थन मिल सकता है, उस नेता को पीएम नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति उसे बहुमत साबित करने को कहते हैं। विश्वास मत खो चुका मंत्रिपरिषद अगर लोकसभा को भंग करने के लिए कहता है, उसकी मंशा दोबारा चुनाव की है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो ये देखते हैं कि क्या कोई और गठबंधन है जो स्थायी सरकार दे सकता है। सदन में विश्वास मत खो चुका मंत्रिपरिषद अगर खुद इस्तीफा न दे रहा हो तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव पर बात कर लेते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने ये विचार आया कि देश के सबसे बड़े पद के लिए सीधे जनता के मतदान से चुनाव क्या सही रहेगा? लेकिन संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति जनता की तरफ से सीधा चुना जाता है तो उसे सरकार की वास्तविक शक्तियों से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रपति के पद को सिर्फ संवैधानिक प्रमुख रखने का फैसला पहले ही लिया जा चुका था। ऐसे में तय हुआ कि अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक परिषद होती है, जिसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के चुने हुए सदस्य, वो सब उसके मेंबर होते हैं। और इस प्रकार प्रयास ये किया गया है कि राज्यों के प्रतिनिधि भी इलेक्टोरल कॉलेज का अंग हों। राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भरते वक्त एक उम्मीदवार के कम से कम 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक होने चाहिए। उसका अनुमोदन 100 सांसदों या विधायकों की तरफ से होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में हर वोट का मूल्य तय किया गया है। जो छोटे राज्य हैं, वहां के विधायकों के वोट का मूल्य बड़े राज्यों की तुलना में कम होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट का मूल्य विधायकों के वोट से अधिक होता है। राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए भी योग्यता और शर्तें हैं। 35 साल से अधिक उम्र का जो भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अगर वह केंद्र या राज्य सरकार या उससे जुड़ी संस्थाओं में किसी लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें अपवाद सिर्फ उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब सरकार के सबसे अहम हिस्से मंत्रिपरिषद और उसका नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री की बात। अनुच्छेद 74 में यह लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करेंगे, यानी राष्ट्रपति अपनी तरफ से सीधे कोई कदम नहीं उठा सकते, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होती है। मंत्रिपरिषद की अहमियत का पता इस बात से भी चलता है कि राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था संविधान में है, लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति शासन की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के काम करने के लिए मंत्रिमंडल का होना जरूरी है। यही वजह है कि जब कोई सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है, तब भी राष्ट्रपति उसे नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक तरीके से काम करते रहने को कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सलाह लिए कोई आदेश देते हैं तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। संविधान के 44वें संशोधन में ये बात जोड़ी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की किसी सलाह से आश्वस्त न हो तो उसे दोबारा विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं। लेकिन अगर वही सलाह मंत्रिमंडल फिर से भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे मानना होगा। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति है, लेकिन उस पर राइडर ये है कि वो कैबिनेट की राय पर ही कार्य करता है।
कैबिनेट राष्ट्रपति को जो सलाह देती है उसे गोपनीय माना जाता है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। अदालत भी उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, उसे पेश करने का आदेश नहीं दे सकती। कैबिनेट के फैसले या राष्ट्रपति को भेजी सलाह कोर्ट में तभी रखी जाती है जब सरकार खुद उसे रखना चाहे। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा पर काम करता है। जो फैसले लिए जाते हैं वो पूरे मंत्रिमंडल के साझा फैसले होते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की इसी अवधारणा के तहत संसद में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऐसा प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ रखा जाता है। उसी तरह मंत्री सरकार के फैसलों से बंधे होते हैं। ये उम्मीद की जाती है कि सरकार के फैसलों पर सारे मंत्री एक स्वर में बात करेंगे। अगर कोई मंत्री किसी फैसले से सहमत नहीं है, उसके खिलाफ बोलना चाहता है, तो उसे पहले अपना पद छोड़ना होगा। अब बात प्रधानमंत्री की। भारत में सबसे ताकतवर पद प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री यानी वो व्यक्ति जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है। ये एक ऐसा पद है जो सरकार पर भी नियंत्रण रखता है और संसद पर भी। मंत्रिमंडल के सभी मंत्री प्रधानमंत्री के कहने पर नियुक्त किए जाते हैं। वही सभी मंत्रियों को विभाग और काम देते हैं। प्रधानमंत्री जब चाहे मंत्रियों के विभाग में बदलाव कर सकते हैं, किसी मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं। इस्तीफा न देने की स्थिति में राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने को भी कह सकते हैं। राष्ट्र संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की एडवाइस पर ही काम करेंगे। लेकिन संविधान राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां देता है, जिसमें एक शक्ति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की भी है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त करने की आशा हो। प्रधानमंत्री के पद की अहमियत को समझने के लिए हम अब तक सरकार के बारे में की गई चर्चा को संक्षेप में देखते हैं। हम देख चुके हैं कि देश में हर फैसला राष्ट्रपति की मंजूरी से लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं ले सकते। उन्हें मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक ही फैसला लेना होता है और मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, यानी असली फैसले प्रधानमंत्री के होते हैं। मंत्री परिषद के जरिए राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति उन पर मुहर लगाने की औपचारिकता पूरी करते हैं। भारत की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है विधायिका, यानी लेजिस्लेचर। भारत को संसदीय लोकतंत्र माना गया है। ऐसे में विधायिका यानी संसद की अहमियत को समझा जा सकता है, जैसा कि नाम ही से जाहिर है। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण काम है कानून बनाना। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन का भी अधिकार हासिल है। संसद का एक बेहद अहम काम है सरकार पर नियंत्रण रखना। दरअसल संविधान में बिल्कुल साफ किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। वैसे भी सरकार जो कानून बनाना चाहती है या फैसला लेना चाहती है, उसके लिए संसद की सहमति जरूरी है। संसद में अलग अलग पार्टियों से आने वाले जनप्रतिनिधि इस पर नजर रखते हैं कि सरकार निरंकुश ना हो जाए, उसकी नीतियां जनहित और देशहित में हों। संविधान में कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसके मायने पूरी मंत्री परिषद और हर एक मंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रक्रियात्मक उपाय किए गए हैं। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो सदन के सामने जनता की समस्याएं लाते हैं और मंत्रियों को उनका जवाब देना होता है। संसद वित्तीय मामलों पर भी नियंत्रण रखती है।
अगर सरकार टैक्स या राजस्व से जुड़े प्रावधानों में कोई बदलाव करना चाहती है तो इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। विधायिका यानी संसद के 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी हाँ, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में राष्ट्रपति को संसद का भी एक हिस्सा माना जाता है। इसका कारण यह है कि भले ही राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य न हो, लेकिन उन्हीं के आदेश पर सदन की बैठक बुलाई जाती है। किसी भी सदन का सत्र खत्म करने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद या किसी भी पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत न होने की स्थिति में उसे भंग करने का आदेश भी राष्ट्रपति देते हैं। संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी होता है। संसद से पास हर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उनकी मुहर लगने के बाद ही उसे कानून का दर्जा मिलता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। वो चाहे तो किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं। संसद के 2 सदनों में उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा को। जैसा कि नाम से जाहिर है, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यों की सभा है। इसके सदस्य राज्य से चुने जाते हैं। चुने हुए विधायक मतदान के जरिए संसद में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य को चुनते हैं। हर स्टेट के गार्जियन के रूप में काम करता है। राज्यसभा जो कि लोकसभा से यदि जल्दी में कोई बिल पास हो जाता है तो उससे अच्छी तरह से स्क्रूटनी करता है ताकि हम गलत जो है बिल पास न करें। इसलिए राज्यसभा जो है ये परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा की खासियत है कि ये स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल हमेशा रहता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। इस तरह राज्यसभा काम करती रहती है। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सांसद वोटिंग के जरिए करते हैं। संविधान की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा को भले ही निचला सदन कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र की असली शक्ति इसी सदन में निहित है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा के सदस्य सीधे नागरिकों के मतदान से चुने जाते हैं। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी सदस्यों की संख्या 545 ही रखी गई है। जिस राज्य की आबादी ज्यादा है, वहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या भी ज्यादा है। फिलहाल सीटों की संख्या तय करने के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। सीटों की यही संख्या 2026 तक रहेगी। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। चुनाव वही लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसका किसी विदेशी सरकार के साथ कोई संबंध न हो, जो दिवालिया या मानसिक रोगी ना हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। चुनाव लड़ने के लिए जरूरी योग्यता ये भी है कि वो व्यक्ति किसी कानून के तहत संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य करार न दिया गया हो। अगर कोई संसद सदस्य आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के चलते अयोग्य हो गया है, तो उसे सदन से बाहर करने का फैसला चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेते हैं। लेकिन अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी के खिलाफ गतिविधि के लिए दोषी पाया जाता है, तो दल बदल कानून के तहत उसकी योग्यता पर फैसला लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति लेते हैं। संसद पर चर्चा को विराम देने से पहले विशेषाधिकार के बारे में जान लेना जरूरी है। आपने कई बार सुना होगा कि सांसदों के विशेषाधिकार होते हैं। अगर उनका हनन किया जाए तो संसद कार्रवाई कर सकती है। ये विशेषाधिकार इसलिए रखे गए हैं ताकि सांसदों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद मिल सके। इनका मकसद सांसदों को आम लोगों से अलग कोई विशेष दर्जा देना नहीं है। संसद में सांसद की कोई भी गतिविधि या भाषण विशेषाधिकार के दायरे में आते हैं। इसके लिए उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के बाहर भी किसी सांसद को उसकी जिम्मेदारी निभाने से रोका नहीं जा सकता।
अगर कोई सांसद के काम में बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ संसद के विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है। कानून बनाने वाली विधायिका और उसे लागू करने वाली कार्यपालिका के बाद चर्चा न्यायपालिका की। न्यायपालिका का काम लोगों को न्याय देना है, ये देखना है कि देश में सब कुछ कानून और संविधान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। साथ ही न्यायपालिका ये भी देखती है कि जो कानून बनाया गया है वो संविधान के मुताबिक सही है या नहीं। न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जिक्र है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 35 है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और शक्तियों पर चर्चा से पहले बात जजों की नियुक्ति की। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124(2) में लिखा है कि जज की नियुक्ति चीफ जस्टिस से विचार विमर्श के बाद होगी। पहले नियुक्ति में सरकार की भूमिका ज्यादा थी। तब चीफ जस्टिस से विचार विमर्श के प्रावधान को औपचारिकता की तरह देखा जाता था। 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को बदल दिया। अनुच्छेद 124(2) की व्याख्या इस तरह से की गई कि चीफ जस्टिस से सलाह लेना कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि उनकी सलाह मानना सरकार के लिए बाध्यकारी है। इस फैसले के बाद से जजों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निर्णायक हो गई। फैसले में इस बात का ध्यान रखा गया कि भविष्य में चीफ जस्टिस मनमाने तरीके से नियुक्ति न कर सकें। इसलिए यह लिखा गया कि चीफ जस्टिस वरिष्ठतम जजों से सलाह कर जजों का चयन करेंगे। अब जजों का चयन चीफ जस्टिस और 4 जजों की समिति करती है, उसे कॉलेजियम कहते हैं। अब बात सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और शक्तियों की। सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, आदेश और फैसलों का रिकॉर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसे भविष्य में किसी भी अदालत में बतौर सबूत या बतौर उदाहरण रखा जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए किसी को भी सजा देने का अधिकार है। अगर मामलों की सुनवाई से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करें तो इसके 3 हिस्से हैं। मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और सलाहकार की भूमिका मतलब एडवाइजरी रोल। मूल क्षेत्राधिकार: अगर विवाद 2 राज्यों के बीच हो, किसी राज्य या राज्यों का केंद्र सरकार के साथ विवाद हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। अनुच्छेद 139(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि अगर एक जैसा ही मामला अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहा हो तो वो उन सभी मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार: किसी मामले में हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। अनुच्छेद 132 से 134 के बीच इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने ही दिए फैसले पर पुनर्विचार का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात करें तो ये बहुत विस्तृत मालूम पड़ती है। जैसे अनुच्छेद 141 के तहत जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट सही करार देता है वो पूरे देश में लागू होती है। उसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को असंवैधानिक करार देता है तो उसके आधार पर देश की किसी भी अदालत में आगे कोई सुनवाई नहीं हो सकती। 141 में जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है, लेकिन 141 में सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो लॉ डिक्लेयर करता है, वो सबके लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति हासिल है कि वो न्याय के हित में जो आदेश जरूरी समझे वो दे। इसमें साफ किया गया है कि तकनीकी रूप से बाधक बनने वाला कोई भी कानूनी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के इस्तेमाल में आड़े नहीं आ सकता। अनुच्छेद 144 में लिखा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और उनके तमाम विभाग, अधिकारी, कर्मचारी और सभी अदालतें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन के लिए उसके मातहत आती हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति:
कोर्ट सरकार की तरफ से बनाए गए किसी भी कानून या आदेश या कार्रवाई को संविधान की कसौटी पर कसता है। ये देखता है कि उसके फैसले या कानून से नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कानून को हरी झंडी देने या निरस्त करार देने का आदेश दे सकता है। संविधान में संसद की तरफ से किए गए संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर रद्द घोषित कर सकता है कि वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। प्रक्रिया का पालन। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि सरकार के किसी भी फैसले में या कानून बनाने के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। इसमें कमी पाए जाने पर कोर्ट सरकार के फैसले या कानून को रद्द घोषित कर सकता है। जनहित याचिका। नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर सकता है। अपने पास भेजी गई किसी चिट्ठी को भी कोर्ट याचिका में तब्दील कर उस पर सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 214 और 231 में लिखा है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। हालांकि हर राज्य का अलग से हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है। छोटे राज्यों की स्थिति में किसी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकता है। हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों के ऊपर होता है। उसे न्याय के हित में फैसले लेने का अधिकार है। हाई कोर्ट को यह अधिकार हासिल है कि वो गलत तरीके से दर्ज किए गए एफआईआर को रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रह रहा कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन या किसी दूसरे अधिकार के हनन की स्थिति में सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हाईकोर्ट न्याय के हित में जरूरी आदेश जारी करने का अधिकार रखता है। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बाद अगर कोई प्रक्रिया को लेकर शिकायत करना चाहता है तो इसके लिए चुनाव याचिका सीधे हाईकोर्ट में दाखिल होती है। शुरू में जब संविधान सभा आजाद भारत के लिए व्यवस्था तय करने बैठी तब उसके सामने ज्यादा शक्तिशाली राज्यों वाला एक संघीय राष्ट्र बनाने का विचार था, क्योंकि मुस्लिम लीग केंद्र की जगह राज्यों को ज्यादा शक्ति देने की मांग करता था। तभी परिस्थितियां बदली। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने की जरूरत खत्म हो गई। 5 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान सामने आया, जिसमें धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन को मंजूरी दी गई थी। देश का विभाजन तय हो जाने के बाद संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों के एक ऐसे संघ की शक्ल दी जिसमें केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली रखा गया। आगे हम सिलसिलेवार तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जो केंद्र को अधिक पावर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनुच्छेद 3 किसी राज्य के टेरिटरी को बढ़ाना, घटाना, इस पर कानून की रचना का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। किसी राज्य में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। पहले बात केंद्र और राज्य को मिली विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्तियों की। इन शक्तियों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच है। कानूनों को 3 सूची में बांटा गया है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय या केंद्रीय सूची के तहत 98 क्षेत्र आते हैं। इनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। रक्षा, विदेश नीति, दूरसंचार, रेलवे, एयरलाइंस, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी, अंतरिक्ष विज्ञान समेत बहुत सारे अहम विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य सूची में 61 विषय आते हैं। इन पर राज्य सरकार की पहल पर वहां की विधानसभा कानून बनाती है। इनमें भूमि सुधार, आबकारी, बिजली जैसे विषय आते हैं। वैसे तो इन विषयों पर कानून बनाना राज्य विधानसभा का विशेषाधिकार है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद भी इन पर कानून बना सकता है। ज्यादातर मामलों में संसद से पास राज्य सूची के विषय वाले कानून को एक सीमित अवधि के लिए लागू किया जाता है। समवर्ती सूची में वो मामले आते हैं जिन पर संसद और विधानसभा
दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। इस तरह के कुल 52 विषय होते हैं। अगर संसद और किसी राज्य की विधानसभा दोनों एक ही विषय पर अलग अलग कानून बना दें तो संसद के बने कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। संसद का बनाया कानून ही लागू होगा। विशेष परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति राज्य के बने कानून को मंजूरी देते हैं तो वो कानून संबंधित राज्य में लागू हो सकता है। 249, 250, 252, 53। 249 क्या है? राष्ट्रहित में, लेकिन टेम्पोररी लॉ है, राज्यसभा बनाती है, 1 साल के लिए रहता है। लेकिन राज्य भी उसमें विधि बना सकता है, संसद भी विधि बना सकता है। ठीक है। उसके बाद 252 है, 2 राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करें तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। 253 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे WHO हो, ILO के द्वारा लिए गए निर्णय को भी सरकार उसके लिए संसद कानून बना सकती है और वो कानून पूरे देश में लागू होगा और राज्य भले ही वो विषय राज्य सूची में हो। अब राज्यों पर केंद्र की निगरानी और नियंत्रण का सबसे बड़ा उदाहरण, संविधान में हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का पद रखा गया है जो उस राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। वो समय समय पर केंद्र को रिपोर्ट भेजते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राज्य के कामकाज की समीक्षा करती है और जरूरी कदम उठाती है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच जहां केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, वहीं उल्लेख है अनुच्छेद 355 और 356 का। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी तय करता है कि वो किसी भी राज्य को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था से बचाए। साथ ही केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी भी तय की गई है कि वो सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के दायरे में काम कर रही है। अगर किसी राज्य में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति हो तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। उसी तरह से राज्यपाल की रिपोर्ट अगर राज्य में संवैधानिक ढांचे के चरमरा जाने की बात कहती है तो केंद्र सरकार उस पर संज्ञान ले सकती है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में सत्ता चला रही सरकार को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत लागू राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी मिलना भी जरूरी होता है। अगर संसद से राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो सरकार को उसे हटाना पड़ता है। अनुच्छेद 356 के तहत लगने वाला जो राष्ट्रपति शासन है वो एक बार में 6 महीने तक के लिए ही लग सकता है। विशेष परिस्थितियों में अगर उसे विस्तार देना जरूरी हो तब भी इसकी अधिकतम अवधि 3 साल तक की होती है। पंजाब में आतंकवाद के दिनों में 61वां संविधान संशोधन करके वहां पर 5 साल तक के लिए राष्ट्रपति शासन जारी रखा गया था। भारत की विशालता और विविधता के चलते कुछ विषयों पर संविधान निर्माताओं को बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ा। उनमें से एक है भाषा। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 50 भाषाओं में से 13 भारत से हैं? हर भाषा को बोलने वाले करोड़ों लोग हैं। कई भाषाओं वाले भारत में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी को केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। साथ ही जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनके लिए भी उचित सम्मान की व्यवस्था की गई। एबीपी न्यूज की संविधान सीरीज में अब बात भाषा से जुड़े प्रावधानों की। भाषा को लेकर मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करने से पहले बात अनुच्छेद 29 और 30 की। संविधान सीरीज में हम पहले ये देख चुके हैं कि ये दोनों अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। इनमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात कही गई है। यह साफ लिखा है कि अल्पसंख्यक का अर्थ सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं बल्कि भाषाई अल्पसंख्यक भी है। अगर किसी क्षेत्र में किसी भाषा के बोलने वाले अल्पसंख्यक हों
तो वो अपनी भाषा के संरक्षण के लिए स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद के कामकाज की भाषा पर चर्चा की गई है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी को संसदीय कामकाज की भाषा कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई सांसद अपनी बात हिंदी या अंग्रेजी में रख पाने में सक्षम नहीं है तो सभापति उसे उसकी मातृभाषा में बात रखने की अनुमति देंगे। उसके भाषण का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद बाकी सांसदों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 210 में राज्य विधानसभा की भाषा का जिक्र है। इसमें लिखा गया है कि विधानसभा के कामकाज की भाषा उस राज्य की आधिकारिक भाषा या हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। मतलब राज्य में जो भाषा प्रमुखता से बोली जाती है उसे वहां वही दर्जा दिया जाएगा जो केंद्रीय स्तर पर हिंदी का है। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। दरअसल जब संविधान निर्माता भाषाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा रखी जाए। बहुत से संविधान निर्माता हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे, लेकिन इसे लेकर विवाद हो रहा था। ऐसे में काफी चर्चा के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के मुताबिक देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। इसमें न्यूमेरल्स यानी गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाली संख्या का प्रयोग हिंदी में होगा, लेकिन उसे लिखने का स्वरूप वही होगा जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता है। मतलब आधिकारिक रूप से हम 1 2 3 4 की बजाय 1 2 3 4 बोलते हैं, लेकिन उसे लिखा उस स्वरूप में नहीं जाता जो देवनागरी लिपि का स्वरूप है। उसे अंतरराष्ट्रीय रूप से लिखे जाने वाले स्वरूप में ही लिखा जाता है। संविधान में यह भी लिखा गया है कि अंग्रेजी 15 साल तक आधिकारिक भाषा का दर्जा रखेगी। इसके बाद संसद की इजाजत से यह दर्जा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 345 में राज्यों की आधिकारिक भाषा पर चर्चा की गई है। इसके मुताबिक किसी राज्य की विधानसभा वहां बोली जाने वाली एक या एक से ज्यादा भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे सकती है। वहां सरकारी कामकाज उस भाषा में किया जा सकता है। हालांकि जब राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ संवाद करना हो तो ऐसा उसी भाषा में हो सकता है जिसे केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा माना गया है। अनुच्छेद 348 में उच्च अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ कानून, अध्यादेश वगैरह की भाषा का जिक्र है। लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। केंद्र और राज्य के स्तर पर आधिकारिक भाषाओं को दर्जा देने के बावजूद संविधान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसके चलते सामान्य नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 350 में यह लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी किसी समस्या के निवारण के लिए भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में सरकार के किसी विभाग या पुलिस को आवेदन दे सकता है। उसका आवेदन लेने से कोई भी विभाग ये कहकर मना नहीं कर सकता कि उसे जिस भाषा में लिखा गया है वो आधिकारिक भाषा नहीं है। भाषा पर चर्चा को विराम देने से पहले आखिरी बात संविधान की 8वीं अनुसूची की। इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दिया गया है। ये भाषाएं हैं असमीज, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भाषा से जुड़े प्रावधानों को देखने पर साफ हो जाता है कि संविधान में देश की हर भाषा को पूरा सम्मान दिया गया है। हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे देश भारत को महानतम बनाता है। 70 साल पहले 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में हमारा संविधान पारित हुआ। आज हम गर्व से इस दिन को संविधान दिवस के नाम से मनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ABP न्यूज़ की इस खास सीरीज से भारत का एक आम नागरिक भी संविधान के पहलुओं को जान और समझ पाया होगा।
अगर आम नागरिक मजबूत होगा तो इससे हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। जय हिंद।